ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ पॉइंट नंबर 200। इसमें सबसे पहले बताया हुआ है कि जो लैक्टेशन के दौरान ओवुलेशन आपकी इनहिबिट हो जाती है गोनाडोट्रोपिन के इनहिबिट होने की वजह से प्रोलैक्टिन से। प्रोलैक्टिन आपके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी ओवुलेशन नहीं होती है लैक्टेशन के दौरान। अब जो प्रोलैक्टिन होता है ना, वो आपकी लैक्टेशन को मेंटेन भी करता है और इंड्यूस भी कराता है और आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शन को कम कर देता है, जबकि ऑक्सीटोसिन आपका मिल्क का लेट डाउन कराता है और आपकी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है। प्रोलैक्टिन ने इंड्यूस करना है लैक्टेशन को, मेंटेन करना है लैक्टेशन को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव फंक्शन को कम कर देना है। ऑक्सीटोसिन आपकी मिल्क के लेट डाउन को असिस्ट करता है और आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है। ओवुलेशन आपकी सप्रेस हो जाती है जब तक कि लैक्टेशन आपकी कंटिन्यू रहती है, क्योंकि प्रोलैक्टिन के फॉलोइंग इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जब जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है उनके अंदर ओवुलेशन नहीं होती है, क्योंकि प्रोलैक्टिन आपके इनहिबिट करता है हाइपोथैलेमिक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को। प्रोलैक्टिन आपके जीएनआरएच की सिक्रीशन को के एक्शन को इनहिबिट करता है एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। तो जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं होता है हाइपोथैलेमस से, क्योंकि वो एक तो पहले सबसे पहले गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट करता है हाइपोथैलेमस से, उसके बाद गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एक्शन को इनहिबिट करता है कि वो एंटी पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करे और फिर एंटी पिट्यूटरी से जीएनआरएच के इन्फ्लुएंस के अंदर एफएसएच और एलएसएच रिलीज हो। ठीक है, तो ना एलएच रिलीज होता है और ना ही एफएसएच की सिक्रीशन होती है। इन दोनों की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है अल्टीमेटली प्रोलैक्टिन। और ये आपके एलएच और एफएस के जो एक्शन होते हैं, एलएच और एफएसएच के ओवरीज के ऊपर एक्शन को भी एंटेगनाइज करता है। प्रोलैक्टिन एलएच और एफएसएच के एक्शंस को ओवरीज के ऊपर एंटेगनाइज करता है। प्रोलैक्टिन आपके एक्शन ऑफ जीएनआरएच को एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से आपके एलएच और एफएसएच की सिक्रीशन इनहिबिट हो जाती है। डोपामिन प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी है कि लैक्टेशन के दौरान बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोलैक्टिन होता है वो आपके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से लैक्टेशन के दौरान एमेनोरिया भी हो जाता है और एनोवुलेशन भी होती है। उसके बाद जो अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लैक्टोजेनेसिस होती है वो 3 हार्मोन्स की वजह से होती है। इसका निमोनिक है ओसीपी। ओ से आ जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन, सी से आता है कॉर्टिसोल और पी से आता है आपका प्रोलैक्टिन। लैक्टेशन की वजह से आपका लैक्टेशन जो होती है वो आपके लैक्टेशन के अंदर आपके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सप्रेशन हो जाती है प्रोलैक्टिन से। प्रोलैक्टिन लैक्टेशन के दौरान आपकी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सप्रेस कर देता है। लैक्टेशन के लिए आपने याद रखना है प्रोलैक्टिन। लैक्टिन का मतलब होता है प्रोलैक्टेशन। ठीक है, प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टेशन होता है, लैक्टेशन करवाता है। मिल्क की सिक्रीशन ब्रेस्ट से प्रोलैक्टिन कराता है। चाइल्ड बर्थ के अंदर ऑक्सीटोसिन आपके पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू काम करता है। ड्यूरिंग लेबर ऑक्सीटोसिन का पॉजिटिव फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू काम करता है। एमेनोरिया हुआ ड्यूरिंग लैक्टेशन प्रोलैक्टिन की वजह से। जो फुल डेवलपमेंट और जो फंक्शन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, उसके लिए हमें एंड्रोजन्स चाहिए होते हैं और साथ एफएसएच चाहिए होते हैं। एफएसएच और एंड्रोजन्स आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के फंक्शन को प्रमोट करते हैं और उसकी फुल डेवलपमेंट कराते हैं। ऑक्सीटोसिन की रिलीज के लिए जो स्टिमुलेंट्स होता है वो सकलिंग होता है। जब सकलिंग होती है, जब ब्रेस्ट निपल की सकलिंग होती है तो ऑक्सीटोसिन की रिलीज होती है। ऑक्सीटोसिन की रिलीज का स्टिमुलस सकलिंग होती है। हार्मोन जो कि रिक्वायर्ड होता है लैक्टेशन को मेंटेन करने के लिए वो आपके 3 होते हैं, ओसीपी, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोल एंड प्रोलैक्टिन। सुटेबल ड्रग जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होती है, जिनको इरेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं, हम उनको ऑक्सीटोसिन देते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसकी इरेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, तो फिर आप उसको ऑक्सीटोसिन देते हो। ऑक्सीटोसिन एक एग्जाम्पल है न्यूरो हाइपोफिजियल हार्मोन की। ऑक्सीटोसिन आपकी फ्लूइड रिटेंशन कराता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन आपकी फ्लूइड रिटेंशन कराता है। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के स्मूथ मसल्स क्विजेंट हो जाते हैं ऑक्सीटोसिन के कम हो जाने की वजह से। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके ऑक्सीटोसिन के कम हो जाने की वजह से आपके जो यूट्रस के स्मूथ मसल होते हैं वो क्विजेंट हो जाते हैं। ऑक्सीटोसिन की रिलीज लेबर के दौरान होती है, जब आपका सर्विक्स स्ट्रेच करता है और फिर वो सर्विक्स की डायलेशन करा देता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन तब रिलीज होता है लेबर में जब आपका सर्विक्स के ऊपर स्ट्रेच होता है और फिर इसकी डायलेशन करा देगा। यूट्रस आपका ज़्यादा सेंसिटिव होता है ऑक्सीटोसिन के लिए लास्ट ट्राइमेस्टर में। अब ऑक्सीटोसिन ये रिगार्डिंग बताया हुआ है कि ये ड्यूरिंग लेबर रिलीज़ होता है जब आपके स्ट्रेच होता है सर्विक्स के ऊपर और डायलेशन ये कराता है।
ऑक्सीटोसिन को हम ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर यूज़ करते हैं ताकि हम यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को ऑगमेंट कर सकें। लेट प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ऑक्सीटोसिन के लिए। हार्मोन जो कि लैक्टोजेनेसिस कराते हैं उसमें OCPs आते हैं, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोल एंड प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन हम पेशेंट्स को देते हैं लेबर के दौरान, बट वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। तो वजह क्या होती है कि उनके ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम के अंदर कम होते हैं। एक वमेन आई है जिसने 5 साल, उसका जो लास्ट बेबी था उसकी एज है वो 5 ईयर्स है। अब वो इनफर्टिलिटी के साथ आई है, उसको इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होती है, साथ उसका फ्लो भी डिक्रीज़ हो गया है और इंटरमिटेंट उसको ब्रेस्ट से सिक्रीशन भी होती है। तो हार्मोन कौन सा होगा? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होता है ना, वो हमने पढ़ा था कि एमेनोरिया कराता है। अब ब्रेस्ट की सिक्रीशन हो रही है तो इसका मतलब है कि प्रोलैक्टिन लेवल्स की बॉडी के अंदर ज़्यादा है। लैक्टेशन के दौरान ओवुलेशन आपकी इनहिबिट हो जाती है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के इनहिबिट होने की वजह से, और जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है वो प्रोलैक्टिन होता है। लैक्टेशन कैसे इनहिबिट होती है? प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन से। एस्ट्रोजन लैक्टेशन नहीं होने देता है प्रेगनेंसी के दौरान, और लैक्टेशन के दौरान आपकी ओवुलेशन नहीं होती है प्रोलैक्टिन की वजह से, क्योंकि आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट हो जाता है प्रोलैक्टिन से। ब्रोमोक्रिप्टीन जो कि एक डोपामीन एगोनिस्ट है, प्रोलैक्टिन की रिलीज़ को कम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। डोपामीन के इनहिबिटरी इफेक्ट्स होते हैं प्रोलैक्टिन पे। प्रोलैक्टिनोमा जो फीमेल्स के अंदर होता है वो डोपामीन की डिक्रीज़ की वजह से होता है हाइपोथैलेमस से। एमेनोरिया अगर आपको लैक्टेशन के दौरान हो रहा है तो वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की इनहिबिशन की वजह से होता है। ऑक्सीटोसिन यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। ब्रेस्ट के 15 से 20 लैक्टिफिरस डक्ट्स होती हैं। ड्यूरिंग पार्चुरेशन आपकी मायोमीडियम की एक्टिविटी बढ़ जाती है जब आपके ऑक्सीटोसिन के लेवल इंक्रीज होते हैं। लास्ट ट्राइमेस्टर में एंडोमीट्रियम ऑक्सीटोसिन के लिए सेंसिटिव हो जाती है। बीटा HCG को हम यूरिन के अंदर डिटेक्ट करते हैं 10th डे पे। HCG यूरिन के अंदर 10th डे पे आता है और HCG ब्लड के अंदर 8th डे पे आता है प्रेगनेंसी के। लास्ट ट्राइमेस्टर में यूट्रस आपका ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है ऑक्सीटोसिन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ओवुलेशन से पहले मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स FSH के एक्शन के थ्रू होती हैं। FSH फॉलिकल्स की मैच्योरेशन कराता है ओवुलेशन से पहले। मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स के लिए जो हार्मोन्स होते हैं वो FSH मेनली होता है और LH पार्टली होता है। ओवुलेशन के लिए हार्मोन्स में LH होता है, ओवुलेशन LH कराता है, और मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स के लिए FSH मेनली होता है। एल्वुलाई और लोब्यूल्स की डेवलपमेंट ब्रेस्ट में प्रोजेस्टेरोन से होती है मेनली, ठीक है। एस्ट्रोजन भी कराएगा लेकिन एल्वुलाई और लोब्यूल्स आपके प्रोजेस्टेरोन कराता है डेवलपमेंट। ब्रेस्ट के अंदर एल्वुलाई और लोब्यूल्स की डेवलपमेंट प्रोजेस्टेरोन कराता है। अब एस्ट्रोजन के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फीडबैक मैकेनिज्म होता है, इफेक्ट्स होते हैं FSH और LH की सिक्रीशन पे। प्रोजेस्टेरोन का सिर्फ नेगेटिव फीडबैक होता है FSH और LH पर। एस्ट्रोजन आपके ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कराता है, फैट की डेपोजिशन कराता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट कराता है। प्रोजेस्टेरोन आपके ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कराता है, साथ आपकी मायोमीडियम की थिकनेस को मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरोन आपके एल्वुलाई और लोब्यूल्स की भी डेवलपमेंट करा रहा था ब्रेस्ट में, और जो एस्ट्रोजन होता है वो लैक्टोफिरस डक्ट्स की प्रोलिफरेशन कराता है ब्रेस्ट में। एस्ट्रोजन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, प्रोजेस्टेरोन भी मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। नाउ यूट्राइन एस्ट्रोजन आपके यूट्राइन थ्रेशोल्ड को कम कर देता है टू कॉन्ट्रैक्टाइल स्टिमुलस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एस्ट्रोजन आपके कॉन्ट्रैक्टाइल स्टिमुलस के लिए प्रेगनेंसी के दौरान यूट्राइन थ्रेशोल्ड को कम कर देता है। प्रोजेस्टेरोन यूट्राइन थ्रेशोल्ड को ज़्यादा कर देता है प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलस के लिए। जब कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलस आता है तो यूट्राइन थ्रेशोल्ड आपका ज़्यादा हो जाता है प्रोजेस्टेरोन की वजह से प्रेगनेंसी में, और एस्ट्रोजन आपकी यूट्राइन थ्रेशोल्ड को कम कर देता है कॉन्ट्रैक्टाइल स्टिमुलस के लिए प्रेगनेंसी में। एस्ट्रोजन आपके प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है लेकिन बाद में फिर उसके एक्शन को ब्लॉक कर देता है ब्रेस्ट के ऊपर। ये इनहिबिशन करता है लैक्टेशन की प्रेगनेंसी के दौरान। एस्ट्रोजन की वेरिएशन होती है ओवर द लाइफ स्पैन। जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स की वमेन होती हैं उनमें एस्ट्राडायोल होता है। अ वमेन इज़ लाइक अ डायोल ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर्स, सो एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल प्रेगनेंसी के अंदर एस्ट्रायोल होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी के अंदर आपका एस्ट्रायोल होता है, ट्रायोल होगा प्रेगनेंसी में। इसको हम कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ को स्क्रीन करने के लिए यूज़ करते हैं। एस्ट्रोजन मेनोपॉज में जो होता है वो एस्ट्रोन होता है। तो सबसे ज़्यादा जो पोटेंट होता है वो एस्ट्राडायोल होता है जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स में होता है। सेकंड आपका एस्ट्रोन होता है और थर्ड पे आपका एस्ट्रायोल होता है जो कि प्रेगनेंसी में होता है।
प्रेगनेंसी के दौरान आपका यूट्रस की सॉफ्टनिंग होती है प्रोजेस्टेरोन की वजह से। प्रोजेस्टेरोन आपकी यूट्रस को सॉफ्ट कर देता है प्रेगनेंसी के दौरान। एक प्रेग्नेंट फीमेल थी, प्रेजेंट की है पर वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ 6 वीक्स पे। कौन सा हार्मोन है जो कि लो होगा मिस कैरेज के केस में? प्रोजेस्टेरोन के लेवल लो हो जाते हैं मिस कैरेज में। एक वमन है, डिलीवरी के दौरान एस्ट्रोजन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि उसके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स कम हैं मायोमीट्रियम में। लैक्टेशन प्रेगनेंसी के अंदर एस्ट्रोजन इनहिबिट कर देता है। लैक्टिफरस डक्ट्स की प्रोलिफरेशन और फैट की डेपोजिशन ब्रेस्ट में एस्ट्रोजन कराता है। फैट डेपोजिशन ब्रेस्ट में एस्ट्रोजन का फंक्शन होती है। प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स का मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ एग होता है। प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स आपकी एग की रिलीज नहीं होने देती हैं। प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स एग की रिलीज को इनहिबिट करती हैं। एक मदर है जो कि वरिड है उसकी यंग डॉटर की हेल्थ के बारे में, जिसका प्यूबिक हेयर्स का लॉस हो रहा है, एक्सिलरी हेयर का लॉस हुआ है, साथ सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स का भी लॉस है। तो लाइकली कॉज क्या होगी? डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टीरोन। एक फीमेल है, प्रेजेंट की है वेट गेन के साथ, राउंड मून फेस है, एब्डोमिनल ओबेसिटी है, साथ उसको स्ट्राया भी मिल रहे हैं। ये सिम्टम्स डेरिवेटिव होते हैं प्रोजेस्टेरोन के। हार्मोन जो कि प्रोजेस्टेरोन का डेरिवेटिव होता है, उसकी वजह से आपको वेट गेन होता है, मून फेस हो जाता है और एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है विद स्ट्राया। प्रोलिफ्रेशन ऑफ ब्रेस्ट एल्वुलाई और लोब्यूल्स प्रोजेस्टेरोन कराता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोजेस्टेरोन का, ये आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है। ये इस तरह से भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये ब्रेस्ट एल्वुलाई की डेवलपमेंट कराता है। अब प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन के सीक्वेंस बताए हुए हैं कि सबसे ज़्यादा क्या कराता है? आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है, सेकंड पे सेक्रेटरी फेज, और थर्ड पे ये आपके एल्वुलाई और डक्ट लोब्यूल्स की डेवलपमेंट कराता है। थर्ड पे एल्वुलाई और लोब्यूल्स की डेवलपमेंट कराता है। सबसे ज़्यादा ये आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है, सेकंड पे ये आपके सेक्रेटरी फेज करता है और थर्ड पे आपके एल्वुलाई और लोब्यूल की डेवलपमेंट कराता है। सेक्रेटरी प्रोलिफरेशन एंडोमेट्रियम की प्रोजेस्टेरोन से होती है। अब एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को प्रिवेंट करने के लिए किसी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है, कौन से हार्मोन हम प्रेफर करते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को प्रिवेंट करने के लिए हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देते हैं। जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है जब आपके प्रोजेस्टेरोन रिड्यूस बाय एडिशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा का जो रिस्क बढ़ना होता है ना, वो कम हो जाता है जब आप प्रोजेस्टेरोन ऐड कर देते हो, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन से आपके एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क कम हो जाता है। लेकिन जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा का रिस्क होता है वो बढ़ जाता है जब आप प्रोजेस्टेरोन ऐड करते हो, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरोन से आपके एंडोमेट्रियम के कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट की एट्रोफी जो अडल्ट फीमेल्स के अंदर होती है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ब्रेस्ट एट्रोफी चाहे वो यंग फीमेल के अंदर हो या अडल्ट फीमेल के अंदर हो, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और अगर आपके पास प्रोजेस्टेरोन का ऑप्शन नहीं होगा तो फिर आपने एस्ट्रोजन को सेलेक्ट करना है कि मेनली एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको ब्रेस्ट एट्रोफी होती है। लेकिन वैसे नॉर्मली अडल्ट फीमेल्स के अंदर भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से आपको ब्रेस्ट एट्रोफी होती है। अब एक ओवेरियन साइकिल की ड्यूरेशन अगर 21 से 23 डेज है, व्हेन विल द ओवुलेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो आपका 7 to 9 डेज पे ओवुलेशन होगी। अगर कोई ऐसी वमन है जिसका ओवेरियन साइकिल 21 डेज का या 23 डेज का है, तो उसका जो ओवुलेशन होगी वो 7 to 9 डे पे होगी। नोट द ओवुलेशन अकर्स 14 डेज बिफोर मेंस्ट्रुएशन रिगार्डलेस ऑफ द साइकिल लेंथ। आपके साइकिल की जो मर्जी लेंथ हो, आपके मेंस्ट्रुएशन के 14 दिन पहले, ठीक है, आपको जो है वो आपकी मेंस्ट्रुएशन से 14 दिन पहले आपकी ओवुलेशन होती है। थस 28 डे साइकिल के अंदर आपको 14th डे पे होती है और 35 डेज के साइकिल के ऊपर आपको 21 डे के ऊपर ओवुलेशन होती है। जो नेक्स्ट फेज होता है आफ्टर ओवुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द ल्यूटियल एंड सेक्रेटरी फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के नेक्स्ट फेज ओवुलेशन के बाद जो आपका अगला साइकिल, जो अगला फेज आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो आपका ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज होता है। दिस फेज ऑलवेज अकर्स फ्रॉम डे 14 टू डे 28 ऑफ द साइकिल, ठीक है। 14th डे पे आपको ओवुलेशन हो रही है। मेंस्ट्रुएशन से 14 दिन पहले आपको ओवुलेशन होती है। अगर आपका 35 डे होगा तो आपकी उससे 14 दिन पहले 21 डे पे ओवुलेशन होगी। और अगर आपका 28 डे साइकिल है तो फिर 14 डे पे आपकी ओवुलेशन होती है।
अब जो ल्यूटियल फेज़ होता है, जो सिक्रेटरी फेज़ होता है, ये फेज़ हमेशा आपके डे 14 टू डे 28 ऑफ द साइकिल तक होता है, ठीक है। जो 14 दिन ओव्यूलेशन के बाद आपका सिक्रेटरी फेज़ या ल्यूटियल फेज़ स्टार्ट हो जाता है, जो आपके एंड तक जाता है। अब जो ओसाइट होते हैं, ओव्यूलेशन के टाइम पे सेकेंडरी ओसाइट होता है। ओव्यूलेशन के टाइम पे जो ओसाइट होता है वो सेकेंडरी ओसाइट होता है। ओव्यूलेशन के दौरान जो ओसाइट होता है वो सेकेंडरी ओसाइट के तौर पे रिलीज होता है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ओसाइट की जो टाइप होती है वो सेकेंडरी ओसाइट होती है। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है फ्यू आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से कुछ घंटों पहले आपको फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है। एक फीमेल पेशेंट है जिसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, जो मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर होता है ओव्यूलेशन का ड्यूरिंग ओव्यूलेशन फेज इज फर्न टेस्ट बिकम नेगेटिव, ठीक है। कि आपका जो फर्न टेस्ट होता है वो नेगेटिव हो जाता है ओव्यूलेशन के टाइम पे। ओव्यूलेटरी फेजेस के अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी है तो उसमें क्या होगा कि ओव्यूलेशन फेज के अंदर उसका जो फर्न टेस्ट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। डेफिनेटिव एविडेंस क्या होता है कि फर्निंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस हम कराते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेटिव एविडेंस ऑफ ओव्यूलेशन? फर्निंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस से हमें जो ओव्यूलेशन का पता चलता है। एक फीमेल मैरिड वुमन है, 18 ईयर्स, प्रेजेंटेड विद एमेनोरिया ऑफ 8 वीक्स, ठीक है। उसको 8 हफ्तों से मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई है और बीटा HCG भी उसका नेगेटिव है। फिजिकल फाइंडिंग्स के ऊपर कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं थी, तो कॉज क्या होगी? एनोवुलेशन। अगर एक फीमेल जिसको 8 वीक से मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई है लेकिन उसका बीटा HCG नेगेटिव है, बीटा HCG नेगेटिव होने का मतलब यह है कि उसको प्रेगनेंसी नहीं है, तो फाइंडिंग क्या होगी? एनोवुलेशन। 16 ईयर ओल्ड गर्ल है, फीमेल है, उसको 8 वीक से एमेनोरिया है, ठीक है। मैरिड है लेकिन 8 वीक से एमेनोरिया है और हर प्रेगनेंसी टेस्ट इज नेगेटिव। फिजिकल फाइंडिंग्स आर नियर टू नॉर्मल। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? एनोवुलेशन। प्रेगनेंसी टेस्ट आपका नेगेटिव होता है एन ओवुलेशन में। टू कंफर्म अ प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग अदर चेक? यूरिन के अंदर हम बीटा HCG को चेक करते हैं प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। एक 28 डेज साइकिल के ऊपर लड़की आई है, शी हैज़ इंक्रीज्ड लेवल ऑफ बीटा एस्ट्राडायोल लेवल विदाउट एनी इंक्रीज ऑन प्रोजेस्टेरोन फॉर द लास्ट 3 डेज, व्हाट इज नियर टू अकर, ठीक है। तो ओवुलेशन होने वाली है। अगर आपकी एक 28 डे साइकिल वाली फीमेल है और उसका जो एस्ट्राडायोल के लेवल हैं, 17 बीटा एस्ट्राडायोल के लेवल जो हैं वो बढ़े हुए हैं विदाउट एनी इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। पिछले 3 दिनों से उसका प्रोजेस्टेरोन का लेवल नहीं बढ़ा लेकिन उसका जो एस्ट्राडायोल के लेवल बढ़े हुए हैं, तो ओवुलेशन उसको होने वाली होगी। सेकेंडरी एमेनोरिया की हिस्ट्री है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन पे हम आपको FSH, LH और प्रोलैक्टिन कराते हैं, ठीक है। अगर किसी को सेकेंडरी एमेनोरिया हो तो उसके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लिटनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन हम कराते हैं। FSH, LH और प्रोलैक्टिन हम कराते हैं अगर किसी को सेकेंडरी एमेनोरिया होगा। फर्स्ट स्टेज ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी क्या होती है? ब्रेस्ट बर्ड की डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? जब आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है आपको ब्रेस्ट बर्ड की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। ब्रेस्ट बर्ड आपका अपीयर हो जाता है जब आपका प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है। सॉ टूथ अपीयरेंस सारी आपके ग्लैंड की वैक्यूलाइजेशन है, एडिमेटस ट्रॉमा है, तो क्या होगा? सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज में आपके ग्लैंड की सॉ टूथ अपीयरेंस आती है, वैक्यूलाइजेशन होती है, एडिमेटस ट्रॉमा हो जाता है। सेक्रेटरी प्रोलिफरेशन एंडोमीट्रियम की प्रोजेस्टेरोन कराता है। सेक्रेटरी प्रोलिफरेशन एंडोमीट्रियम की प्रोजेस्टेरोन कराता है। कौन सा हार्मोन इंक्रीज हो जाता है मिड ल्यूटियल फेज में? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ज़्यादा हो जाते हैं मिड ल्यूटियल फेज में। ओवुलेशन के दौरान वैक्यूलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती है। ड्यूरिंग ओवुलेशन वैक्यूलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोजेस्टेरोन का वो आपकी एंडोमीट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है। और व्हाट इज़ डेफिनेट एविडेंस फॉर ओवुलेशन? फर्निंग जब हम कराते हैं सर्वाइकल म्यूकस की उससे हमें ओवुलेशन का पता चलता है। एक फीमेल है जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज है, ओवुलेशन अकर होगी उसकी 7th डे पे। हमने पढ़ा था कि जो भी जितने भी डेज का उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उससे 14 दिन पहले उसको ओवुलेशन होगी। एक 23 ईयर ओल्ड फीमेल है विद अ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ एवरेज 28 डेज, ठीक है। उसका 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है। 21 डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ द यूट्रस इज सेक्रेटरी फेज। हमने पहले पढ़ा कि 21th डे पे उसका सेक्रेटरी फेज होगा क्योंकि 14 डेज पे ओवुलेशन होगी और ओवुलेशन के बाद उसके जो अगले 14 दिन होते हैं वो उसके सेक्रेटरी फेज के होते हैं। पेशेंट प्रेजेंट की है 18th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। हर नॉर्मल साइकिल इज सच दैट शी ओवुलेट्स ऑन डे 14। व्हाट फेज विल बी इन? तो वो सेक्रेटरी फेज में होगी। 14 डे के बाद हमने पहले भी पढ़ा था कि आपका 14 से 28 डे तक आपका सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज होता है, तो उसका 18th डे पे सेक्रेटरी फेज होगा।
अब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और पार्चुरेशन के दौरान विच लेयर इज शेड ऑफ, ठीक है, आपकी बर्थ पे के टाइम पे और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे कौन सी लेयर शेड ऑफ होती है, फंक्शनैलिस, ठीक है, फंक्शनल लेयर जो एंडोमेट्रियम की है वो शेड ऑफ होती है। और अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हो तो फिर आपने एंडोमेट्रियम को प्रेफर करना है। जो मोस्ट कॉमन कॉज है सब फर्टिलिटी की वो फेलियर ऑफ ओवुलेशन है। ओवुलेशन ना होने की वजह से आपको सब फर्टिलिटी हो जाती है एंड ओवुलेशन, फेलियर ऑफ ओवुलेशन की वजह से आपको सब फर्टिलिटी होती है। ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर व्हाट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, एब्डोमिनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। जो हार्मोन जो ट्रिगर करता है पार्चुरेशन को मदर के अंदर फीटल कॉर्टिसोल, ठीक है, बच्चे का जो कॉर्टिसोल होता है वो मदर के अंदर आपकी लेबर को ऑनसेट कराता है, ऑनसेट को ट्रिगर करता है, ठीक है, पार्चुरेशन के ऑनसेट को ट्रिगर करता है फीटल कॉर्टिसोल, जो लेवल ऑफ विच हार्मोन जो नॉर्मल रहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ग्रोथ हार्मोन आपका नॉर्मल रहता है प्रेगनेंसी में। जो ब्लड लेवल्स हैं प्रेग्नेंट लेडी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर विल शो द नॉर्मल लेवल ऑफ विच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स नॉर्मल होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और पार्चुरेशन और हमने पढ़ा कि आपका जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका ग्रोथ हार्मोन आपका नॉर्मल रहता है। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज नहीं करता है प्रेगनेंसी में, विच हार्मोन एक्ट एज ग्रोथ हार्मोन इंस्टेड, जो आपका HCG होता है हेमाटोट्रोपिक ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन जो होता है वो आपका एज अ ग्रोथ हार्मोन काम करता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन काम करता है एज अ ग्रोथ हार्मोन इंस्टेड, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन आपका एज अ ग्रोथ हार्मोन काम करता है और ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा नहीं होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक 43 ईयर ओल्ड लेडी है जिसके 3 बच्चे हैं, उसके नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, लेस चांस है प्रेगनेंसी का एज कम्पेयर टू 33 ईयर ओल्ड बिकॉज के रीज़न इज इनहिबिशन ऑफ GnRH की इनहिबिशन की वजह से उसके अंदर जो प्रेगनेंसी का चांस होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू 33 ईयर ओल्ड। एक पेशेंट आई है डिलीवरी के बाद, उसकी घर पे डिलीवरी हुई थी, अब उसको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई है और उसकी यूट्रस की जो टोन है वो डिक्रीज हो गई है। फर्स्ट ड्रग टू बी गिवन इज ऑक्सीटोसिन, ठीक है। पेशेंट आई है डिलीवरी एट होम के बाद, उसका ब्लीडिंग हो रही है और उसकी यूट्रस की टोन जो है वो डिक्रीज हो गई है, तो पहली ड्रग हमने कौन सी देनी है, आपने ऑक्सीटोसिन देनी है। जो SIADH का फीचर क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, आपके ब्लड के अंदर सोडियम के लेवल्स को कम कर देता है। जो SIADH होता है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH होता है। ADH क्या करता है, आपके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। जब वाटर बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो आपके ब्लड के अंदर सोडियम के लेवल्स कम हो जाएंगे, तो आपको SIADH के अंदर जो मेन फीचर होता है वो आपको हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, आपके सोडियम के लेवल्स कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे 3 डिसऑर्डर्स बताए हुए और उनकी सीरम सोडियम, सीरम ऑस्मोलैरिटी और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी बताई हुई है, ऑस्मोलैलिटी बताई हुई है। अब डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि आपका सोडियम के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, ऑस्मोलैलिटी आपकी ब्लड की ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा हो जाती है और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जब आप डिहाइड्रेटेड होते हो, आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई है, तो आपका सोडियम ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में, हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, आपकी ऑस्मोलैलिटी भी ज़्यादा हो जाती है और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। सीरम और यूरिन दोनों की ऑस्मोलैलिटी सब कुछ ज़्यादा हो जाता है डिहाइड्रेशन में। जब आपको डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है ना, तो आपका सीरम सोडियम लेवल ज़्यादा हो जाता है, सीरम ऑस्मोलैलिटी भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाती है क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा आपको डायलेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आपका पोलीयूरिया होता है, तो जिसकी वजह से आपकी जो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी होती है वो कम होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस में। SIADH के अंदर आपका सीरम सोडियम कम होगा, आपके ब्लड के अंदर सोडियम के लेवल्स कम हो जाएंगे क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सीरम की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाएगी और आपकी यूरिन की ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। यूरिन की ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा होती है SIADH के अंदर, वो इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वाटर जो है वो यूरिन में नहीं जा रहा होता, तो इसलिए आपकी यूरिन की ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है। और डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर क्योंकि यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो इसलिए यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कम होती है। और सीरम की ऑस्मोलैलिटी इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि आपका सीरम का जो सोडियम है वो भी कम हो रहा है। अब हाइपर ऑस्मोलर ओवर हाइड्रेशन, ठीक है, हाइपर ऑस्मोलर ओवर हाइड्रेशन में आपकी वाटर की डेप्रीवेशन होती है, ठीक है, हाइपर ऑस्मोलर ओवर हाइड्रेशन वाटर डेप्रीवेशन, ठीक है, हाइपर ऑस्मोलर ओवर हाइड्रेशन के अंदर वाटर डेप्रीवेशन हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सीन इन डायबिटीज इंसिपिडस, और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाती है डायबिटीज इंसिपिडस में, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस वाले पेशेंट्स के अंदर यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाती है। हम किस तरह से एक नॉर्मल और SIADH को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हम उसके सीरम ADH लेवल्स कराएंगे। जाहिर सी बात है जब ADH के लेवल ज़्यादा हैं तो वही होगा सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सेक्रीशन, ठीक है। तो SIADH उसी में ही ज़्यादा होगा जिसके ADH के लेवल ब्लड में ज़्यादा होंगे। अब एक सिनेरियो है ऑफ द डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी एंड इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलैरिटी SIADH, ठीक है। अब आपके सीरम के अंदर ऑस्मोलैरिटी कम है, मतलब आपका सोडियम के लेवल कम है, लेकिन आपके यूरिन के अंदर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, तो वो ADH होगा, ठीक है। यूरिन में ज़्यादा होती है, सीरम में कम होती है SIADH में।
यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी है वो आपकी 1200 मिली इक्विवेलेंट है और जो प्लाज्मा की है वो 300 है। मतलब आपकी जो प्लाज्मा की है वो कम है, यूरिन की ज़्यादा है, तो आपको क्या होगा, आपकी प्लाज्मा की जो ऑस्मोलैरिटी है वो 300 है, ठीक है। और आपका डायग्नोसिस क्या होगी, वाटर डेप्रीवेशन। यूरिन की 1200 है और प्लाज्मा की 300 है, तो डायग्नोसिस क्या होगी, वाटर डेप्रीवेशन। अच्छा जी, अब जो ऑस्मोलैलिटी होती है ना वो आपके मेजर ऑफ ऑल केमिकल पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके फ्लूइड ऑफ ब्लड के अंदर होते हैं, और जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो नंबर ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं जो पर यूनिट ऑफ वाटर होते हैं। अब यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी होती है जो मैक्सिमम होगी ना वो 1200 ही होती है, और जो प्लाज्मा की होती है वो मैक्सिमम आपकी 300 ही होती है, तो इसको वाटर डेप्रीवेशन होगी। हमने पहले ही पढ़ा था कि आपकी सीरम की ऑस्मोलैरिटी और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है जब आपको डिहाइड्रेशन होती है, वाटर डेप्रीवेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया हुआ भी है कि आपकी जो नॉर्मल सीरम होती है ना ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, वो आपकी 280 से 290 या 300 तक होती है, 280 से 290 तक होती है। और आपकी SIADH के अंदर आपको जो प्लाज्मा की या सीरम की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो आपकी 280 से कम हो जाती है, ठीक है। और नॉर्मल आपकी जो सीरम की ऑस्मोलैरिटी है वो आपकी 280 से 290 तक है, और SIADH के अंदर आपकी 280 से कम हो जाती है। अब जो नेगेटिव फ्री वाटर लॉस होता है वो SIADH के अंदर होता है, ठीक है। नेगेटिव फ्री वाटर लॉस जो होता है वो आपका SIADH के अंदर होता है, ठीक है। नेगेटिव फ्री वाटर लॉस आपका SIADH के अंदर होता है। कौन सा फैक्टर होता है जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एन अदरवाइज हेल्दी पर्सन में विद सिवियर डेप्रिवेशन फ्रॉम अ पर्सन विद SIADH, ठीक है। सीरम ऑस्मोलैरिटी से हमें पता चलता है कि एक पेशेंट जिसको सिवियर वाटर की डेप्रिवेशन हुई है या उसको SIADH है, क्योंकि जो सीरम की ऑस्मोलैरिटी अगर तो आपकी नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि उसको जो है वो वाटर डेप्रिवेशन है, और अगर उसकी सीरम की ऑस्मोलैरिटी कम है तो इसका मतलब है कि उसको SIADH है। एक 7 साल का बच्चा आया है जिसको सर में दर्द है, उसका सोडियम 110 है, मतलब कम हुआ है। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी उसकी 610 है, ठीक है। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी 610 है और डायग्नोसिस क्या होगी, SIADH, ठीक है। तो अब ये क्या है कि उसका जो हेडेक है, सोडियम उसका 110 हुआ है। सोडियम 110 का मतलब है क्या है, उसको हाइपोनेट्रीमिया हुआ है, और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी भी उसकी 610 है जो कि कम है, तो क्या होगा, डायग्नोसिस में SIADH हो जाएगा। सॉरी, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी उसकी ज़्यादा है तो उसको क्या हो जाएगा, SIADH हो जाएगा, ठीक है। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है आपके SIADH के अंदर। अब किस तरह से हम डिफरेंस करते हैं नॉर्मल पीपल को फ्रॉम SIADH से, हम प्लाज्मा या ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कराते हैं जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं SIADH को नॉर्मल पर्सन के अंदर। एक डायबिटीज़ इंसिपिडिस वाला पेशेंट था, देयर इज चेंज इन द डिक्रीज यूरिन ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। उसकी जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी होती है वो कम हो जाती है डायबिटीज़ इंसिपिडिस वाले पेशेंट्स के अंदर। 65 ईयर ओल्ड मेल था, स्ट्रोक का है, उसकी भूख कम हो गई है, प्यास भी उसको कम लगती है, टेंडेंसी टू थ्रो एंड डिक्रीज एपेटाइट, थर्स्ट एंड टेंडेंसी टू थ्रो, एंड दिस कॉज द डिक्रीज थर्स्ट दैट वुड बी इंक्रीज इन ADH। जब ADH आपका ज़्यादा होता है तो उस वजह से उसको प्यास नहीं लगेगी, ADH के ज़्यादा हो जाने की वजह से आपकी थर्स्ट डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद आप कशिंग फीचर्स बताए हुए हैं कि इसमें आपका जो ACTH होता है वो रेस कर जाता है। कशिंग फीचर ACTH रेस्ड को हम कशिंग डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। और एक कशिंग सिंड्रोम होता है। तो कशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि आपका ACTH जो होता है ना वो इंक्रीज़ नहीं होता है, लेकिन कशिंग डिजीज़ के अंदर आपका अगर कशिंग्स वाले फीचर्स हों और साथ अगर आपका ACTH ज़्यादा है तो वो कशिंग डिजीज़ होगी। अगर तो ACTH ज़्यादा नहीं है तो फिर आपका कशिंग सिंड्रोम होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कि आपका हमने पढ़ना है प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म कौन सिंड्रोम क्या होता है, सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म क्या होता है, प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी क्या होती है जिसको हम एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं, और कशिंग सिंड्रोम क्या होता है। ये 4 सिंड्रोम्स हैं जो आपके एड्रीनल ग्लैंड के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म जिसको हम कौन सिंड्रोम भी कहते हैं। प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म प्राइमरी है, इसका मतलब है कि आपके एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। अब क्या होगा, प्राइमरी हाइपर प्रोडक्शन ऑफ एड्रीनल मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। जब आपका एल्डोस्टेरोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमने पहले भी पढ़ा था कि हाइपरकेलेमिया की वजह से आपका एक तो एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है, ठीक है, उसका पोटेंट स्टिमुलस होता है। दूसरा ये कि जो एल्डोस्टेरोन होता है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है और आपके हाइड्रोजन और पोटेशियम का आपकी बॉडी से निकालता है, ठीक है। तो अब जब एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा आपका बॉडी के अंदर आ जाएगा तो आपकी ब्लड के अंदर पोटेशियम के लेवल्स कम हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, एल्डोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे और रेनिन कम हो जाता है। तो प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर या कौन सिंड्रोम के अंदर यही सब होता है कि आपका जो एल्डोस्टेरोन के लेवल्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, रेनिन की सिक्रीशन कम हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, और साथ आपको क्योंकि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके ब्लड के अंदर सोडियम के लेवल ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर उस वजह से आपको हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी और हाइपोकेलीमिया हो जाता है, पोटेशियम के लेवल्स ब्लड के अंदर कम हो जाते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म या कौन सिंड्रोम में। अब सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म का मतलब होता है इसमें कोई ना कोई आपको डिजीज़ है जिसकी वजह से आपके एल्डोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा हो गए हैं। अब इसमें आपका रीनल इस्कीमिया भी हो सकता है, रीनल ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, या फिर आपको एडीमा भी हो सकता है, सिरोसिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के अंदर, या कार्डिक
फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर, जिसमें आपके एल्डोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं और साथ आपका रेनिन भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म और प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म का डिफरेंस ये है कि प्राइमरी के अंदर आपका रेनिन कम होगा और सेकेंडरी के अंदर आपका रेनिन ज़्यादा होता है और एल्डोस्टेरोन भी ज़्यादा होता है। इसमें आपको किडनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसमें आपकी किडनी का इस्कीमिया हो सकता है, रीनल ट्यूमर्स हो सकते हैं, एडीमा हो सकता है, सिरोसिस हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, या कार्डिक फेलियर वाले पेशेंट्स को, जिसकी वजह से आपके एल्डोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा होते हैं और आपका रेनिन की भी लेवल ज़्यादा होते हैं। अब प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी क्या होती है? प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी के अंदर, एड्रीनल इंसफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आप एड्रीनल ग्लैंड काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं। एड्रीनल इंसफिशिएंसी को हम एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं और प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को हम कोन सिंड्रोम कह रहे थे। अब जो एड्रीनल डिफिशिएंसी है, इसके अंदर आपको क्या होता है, ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाता है, ठीक है, पोटाशियम के लेवल आपके ज़्यादा हो जाते हैं, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। अब ये बिल्कुल ऑपोजिट एक्शन है आपकी कोन सिंड्रोम से, ठीक है। एक तो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन होगी, ये आपने याद रखनी है। एडिसन डिजीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होती है, आपको हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, हाइपोटेंशन होती है, ठीक है, सोडियम के लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाएंगे, पोटाशियम के लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे और आपको ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाता है एडिसन्स डिजीज़ वाले पेशेंट्स में। उसके बाद आता है आपके कशिंग सिंड्रोम। अब कशिंग सिंड्रोम के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपको हाइपोकेलीमिया होता है, पोटाशियम के लेवल कम हो जाते हैं। नॉन स्पेसिफिक आपको सेकेंडरी डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकती है, क्योंकि इसके स्टीरॉयडल इफेक्ट्स होते हैं, तो आपको जो सेकेंडरी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाती है। मोस्ट स्पेसिफिक आपको सेंट्रल ओबेसिटी कराता है विद एक्सट्रीम वेस्टिंग, आप एक्सट्रीमिटी की वेस्टिंग होती है, आपके सेंट्रल ओबेसिटी हो जाती है, आपकी एक्सट्रीमिटीज़ पतली हो जाती हैं, आपका मून की तरह का फेस हो जाता है, आपका बफेलो हम्प हो जाता है। मोस्ट स्पेसिफिक इसके अंदर आपको स्पॉन्टेनियस ब्रूजिंग होना स्टार्ट हो जाती है, स्किन के ऊपर आपको स्ट्राया नजर आते हैं और आपकी प्रॉक्सिमल मायोपैथी हो जाती है। कशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के अंदर आपके पोटाशियम के लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाते हैं। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। जिसके स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं कशिंग सिंड्रोम में, उसको मून फेस हो जाता है, बफेलो हम्प हो जाता है, सेंट्रल ओबेसिटीज़ होती है, प्रॉक्सिमल मायोपैथीज हो जाती हैं और एक्सट्रीमिटीज़ के मसल्स की वेस्टिंग हो जाती है। और जो मोस्ट स्पेसिफिक हैं, जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, एक तो मोर स्पेसिफिक थे, अब मोस्ट स्पेसिफिक में क्या है कि स्पॉन्टेनियस ब्रूजिंग होगी, कि खुद ब खुद ही उसके जो है ना बॉडी के ऊपर ब्रूजिंग होना स्टार्ट हो जाती है और स्किन के ऊपर स्ट्राया नजर आते हैं, ठीक है, स्किन स्ट्राया होंगे, स्पॉन्टेनियस ब्रूजिंग होती है, खुद ब खुद बॉडी के ऊपर ब्रूज बन जाते हैं कशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के अंदर, और प्रॉक्सिमल मायोपैथी होती है। अब कशिंग फीचर्स के साथ अगर ACTH ज़्यादा होगा तो उसको हम कशिंग डिजीज़ कहते हैं, और अगर ACTH आपका इंक्रीज नहीं है तो वो कशिंग सिंड्रोम होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि साइंस क्या होते हैं प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी के। जब आपको एड्रीनल इंसफिशिएंसी होती है तो आपको हाइपरकेलीमिया हो जाता है, ठीक है, हाइपरकेलीमिया, पोटाशियम के लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी में। अब एक लेडी है जिसको हिर्सुटिज्म है, उसकी बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई हुई है, ग्लूकोज के लेवल उसके ब्लड के अंदर ज़्यादा है, हाइपरटेंशन भी है, ACTH के लेवल भी ज़्यादा है, तो डायग्नोसिस क्या होगी, कशिंग डिजीज़। जब ACTH के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, साथ उसको हाइपरटेंशन हो, हिर्सुटिज्म हो, साथ उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो, तो वो कशिंग डिजीज़ होगी। कशिंग सिंड्रोम के अंदर हमें इयोसिनोपीनिया मिलता है, इयोसिनोफिल्स के लेवल आपके कम हो जाते हैं कशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में। ये बात याद रखनी है कि कशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में इयोसिनोफिल्स के लेवल कम हो जाते हैं, इयोसिनोपीनिया होता है। लॉन्ग सिनेरियो था कशिंग सिंड्रोम का, कशिंग का, और सिम्टम्स दिए हुए थे। इन द एंड देयर वाज एड्रीनल मैस, ठीक है, अगर एड्रीनल मैस होगा तो कशिंग सिंड्रोम होगा। एड्रीनल मैस है तो इसका मतलब है कि ACTH जो है वो ज़्यादा नहीं है, बल्कि आपके एड्रीनल ग्लैंड के अंदर कोई मसला है जिसकी वजह से आपको कशिंग सिंड्रोम हुआ है। तो एड्रीनल मैस के अंदर कशिंग सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर आपके ACTH के लेवल ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ACTH के लेवल ज़्यादा होंगे तो कशिंग डिजीज़ होगी। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू लीड टू द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कशिंग डिजीज़ कराती है। कशिंग डिजीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर जिसमें आपके ACTH के लेवल ज़्यादा होते हैं, आपको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप हो जाती है। अब कशिंग सिंड्रोम की इन्वेस्टिगेशन में कॉर्टिसोल के लेवल ज़्यादा होते हैं और ACTH का लेवल कम होता है। सिंड्रोम में ACTH का लेवल कम होगा लेकिन कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा। एक फीमेल है जिसका ब्लड प्रेशर लो है, उसकी बॉडी के ऊपर पिगमेंटेशन हुई हुई है, फीचर्स उसको कशिंग डिजीज़ के आ रहे हैं, तो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, ACTH, ठीक है। अब पिगमेंटेशन कशिंग डिजीज़ में भी है, फीचर्स ऑफ कशिंग डिजीज़ बता दी। जब कशिंग डिजीज़ बता दी तो जो हार्मोन कराएगा वो ACTH, डिजीज़ ACTH कराता है, और जो सिंड्रोम होता है उसमें ACTH नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है। और अगर एड्रीनल मैस होगा तो वो भी कशिंग सिंड्रोम होगा, डिजीज़ नहीं होगा। एक 30 ईयर ओल्ड फीमेल है, प्रेजेंट की है OPD के अंदर, उसकी बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा है, ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा है, और पिगमेंटेशन हुई भी है, डिप्रेशन उसको हो रहा है,
मुंह उसका फूला हुआ है, एडिमेटस फेस है, ठीक है। फैट की डेपोजिशन उसकी चेस्ट पे ज़्यादा है, ट्रंक पे ज़्यादा है। ये किसकी वजह से होती है? एक्सेस ऑफ ACTH। हमने पहले पढ़ा कि फीमेल्स के अंदर अगर हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा हो गया है, ग्लूकोज के लेवल ब्लड में ज़्यादा हो गए हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, एडिमेटस फेस, मुंह फेस हो जाएगा, ट्रंकल ओबेसिटी होती है, फेस के ऊपर उसकी चेस्ट पे और ट्रंक पे ओबेसिटी ज़्यादा हो गई है, तो कॉज क्या होगी? एक्सेस ACTH। कशिंग सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली आपकी एक्सोजेनस स्टीरॉयड इनटेक की वजह से होता है। कशिंग सिंड्रोम वो जिसमें ACTH ज़्यादा नहीं है, आपने बाहर से स्टीरॉयड्स लिए तो उसकी वजह से आपको कशिंग सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। एक 16 ईयर ओल्ड फीमेल थी जो प्रेजेंट की है ब्लड प्रेशर के साथ, हाइपरटेंशन के साथ, और उसका वेट बढ़ रहा है, ठीक है। हाइपरटेंशन भी है, वेट भी बढ़ रहा है। कौन से फीचर्स होंगे जो सजेस्टिव होते हैं कि इसको कशिंग सिंड्रोम है रादर देन सिंपल ओबेसिटी? तो एब्डोमिनल स्ट्राया, ठीक है, स्किन के ऊपर जो स्ट्राया आपको मिलते हैं, जो स्पॉन्टेनियस ब्रूजिंग होती है, और जो प्रॉक्सिमल मायोपैथी है, ये आपके मोस्ट स्पेसिफिक थे। ओके, सो द नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ के हमने पढ़ा था कि अगर एक फीमेल थी, OPD के अंदर आई है, उसकी बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल भी ज़्यादा है, हाइपर पिगमेंटेशन भी हो रही है, उसको डिप्रेशन स्टार्ट हो गया, साथ उसका मुंह जो है वो एडिमेटस फेस हो गया है, फैट की डेपोजिशन ज़्यादा हो गई चेस्ट के ऊपर उसके और ट्रंक के ऊपर, तो कॉज क्या होगी? ACTH के ज़्यादा हो जाने की वजह से। ACTH ज़्यादा हो जाने की वजह से ये सब सिम्टम्स आते हैं। कशिंग सिंड्रोम की जो मोस्ट कॉमन होता है ना, वो आपके जब आप बाहर से एक्सोजेनस स्टेरॉइड्स की इंटेक कर रहे होते हैं तो आपको कशिंग सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, जिसमें आपके अपनी बॉडी के ACTH के लेवल ज़्यादा नहीं होता है। एक 16 ईयर ओल्ड फीमेल थी जो ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है, उसका वेट गेन हो रहा है, और साथ उसको मोस्ट सजेस्टिव जो फीचर होता है कशिंग सिंड्रोम का, वो सिंपल ओबेसिटी से ज़्यादा क्या होता है कि आपको एब्डोमिनल स्ट्राया मिलते हैं। अगर एक पेशेंट को एब्डोमिनल स्ट्राया मिल रहे हैं तो दैट इज़ कशिंग सिंड्रोम। हाइपरटेंसिव मैन है, साथ उसके पोटाशियम के लेवल्स कम है, तो डायग्नोसिस क्या होगी? कॉन सिंड्रोम, ठीक है। पोटाशियम के लेवल्स, हाइपोकेलीमिया जो होता है ना, वो आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो और हाइपोकेलीमिया होना, हाइपोकेलीमिया आपका कॉन सिंड्रोम के अंदर होता है, ठीक है। अगर एक पेशेंट है हाइपरटेंसिव है और साथ उसके पोटाशियम के लेवल्स लो हैं तो कॉन सिंड्रोम होगा, ठीक है। आपने पढ़ा था कि जो प्राइमरी एडिनल डेफिशिएंसी थी उसमें भी हाइपरकेलीमिया हो रहा था। कशिंग सिंड्रोम के अंदर भी हाइपरकेलीमिया होता है, लेकिन इसके और भी सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसको सिर्फ ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और हाइपरकेलीमिया है तो कौन सिंड्रोम होगा? प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म होगा। कशिंग डिजीज़ के अंदर भी आपको हाइपोकेलीमिया होता है, ठीक है। कशिंग डिजीज़ में भी हाइपोकेलीमिया होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक डायग्नोस केस है कशिंग का, प्रेजेंट किया है इमरजेंसी के अंदर और उसको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी करेक्टेड बिफोर सर्जरी? आपने उसका हाइपरग्लाइसीमिया करेक्ट करना होता है सर्जरी से पहले। अगर एक कशिंग वाला पेशेंट है और आप उसने सर्जरी करनी है तो सर्जरी से पहले आपने ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करना होता है सर्जरी से पहले। एक लेडी है, प्रेजेंट की है राउंड फेस के साथ, उसके फैट है नेक के ऊपर और एब्डोमेन के ऊपर, हिर्सुटिज्म हुआ हुआ है, उसके ACTH के लेवल ज़्यादा हुए हुए हैं, तो कॉज क्या होगी? कशिंग डिजीज़। जब भी ACTH ज़्यादा होगा तो आपकी कॉज कशिंग डिजीज़ होगी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं एक कशिंग सिंड्रोम की ओल्ड लेडी के अंदर, कि आपको रेडिश या पर्पल कलर के एब्डोमिनल स्ट्राया मिलते हैं, ठीक है। रेड या पर्पल कलर के अगर आपको एब्डोमिनल स्ट्राया मिल रहे हैं तो कशिंग सिंड्रोम होगा। एक फीमेल पेशेंट है जिसको वेट गेन हो रहा है, उसका ब्राउन मून फेस हो गया है, एब्डोमिनल ओबेसिटी है विथ स्ट्राया, और जो हार्मोन जो ये सिम्टम्स कराता है वो कौन सा होता है? डेरिवेटिव होता है प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। जो आपका प्रोजेस्टेरोन का ही डेरिवेटिव होता है जो आपको कशिंग सिंड्रोम कराता है, जिसमें आपका वेट गेन हो जाता है, राउंड मून फेस हो जाता है, एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है, साथ आपको स्ट्राया मिलते हैं। एक पेशेंट है जिसको कशिंग डिजीज़ है, उसमें ACTH के लेवल ज़्यादा होंगे, वीनस प्लस ड्रेनिंग होती है फ्रॉम ड्रेनिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पेशेंट जिनको कशिंग डिजीज़ होती है, ACTH के लेवल ज़्यादा होते हैं, वीनस ब्लड ड्रेनिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी, वीनस ब्लड उनका ड्रेन करा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। पेशेंट जिसके न्यूट्रोफिल्स के लेवल कम है और लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हैं, इओसिनोफिल्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था कि जो कशिंग सिंड्रोम वाला पेशेंट है उसमें इओसिनोपीनिया होता है, ठीक है। अब अगर एक पेशेंट है जिसके न्यूट्रोफिल्स के लेवल कम हो, लिम्फोसाइट्स और इओसिनोफिल ज़्यादा हो और ACTH के लेवल ज़्यादा हो, तो डायग्नोसिस क्या होगी? एडिसन्स डिजीज़, ठीक है। एडिसन्स डिजीज़ के अंदर हमने पढ़ा था कि क्या होता है? हाइपरकेलीमिया होता है, पिगमेंटेशन होती है, न्यूट्रोफिल्स के लेवल्स कम है, लिम्फोसाइट्स के लेवल ज़्यादा होते हैं एडिसन्स डिजीज़ के अंदर, और इओसिनोफिल्स भी ज़्यादा होते हैं, और ACTH का लेवल भी ज़्यादा होगा एडिसन डिजीज़ वाले पेशेंट में। अब एक लेडी आई है, प्रेजेंट की है वेट लॉस के साथ, लेथार्जी के साथ, पैल्पेशन के साथ पिछले 6 महीनों से, ठीक है। 6 मंथ से उसको क्या है कि उसका वजन कम हो रहा है, उसको थकावट महसूस होती है, उसको 6 महीने से पैल्पिटेशंस हो रही हैं, दिल घबरा रहा है उसका, वेट गेन है, लेथार्जी है, पैल्पिटेशंस हैं 6 मंथ से। इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि यूरिया के लेवल तो ठीक है, लेकिन उसके सोडियम का लेवल कम हुआ है और पोटाशियम के लेवल ज़्यादा हुए हैं, तो कॉज क्या होगी? एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ के अंदर आपको हाइपोनेट्रीमिया होता है और हाइपरकेलीमिया हो जाता है। एक लेडी है जिसको हल्का पुल्का गला ख़राब हुआ और उसकी डेथ हो गई, ऑटोप्सी के ऊपर आपको बायलैटरल एड्रीनल ग्लैंड की एनलार्जमेंट मिली, कॉर्टिकल हेमरेजेस मिले, तो कॉज क्या होगी? नेज़ेरिया मेनिंजिटाइटिस।
अब एक फीमेल है जिसका 7.5 है, हाइपोकैलीमिया है, पोटाशियम के लेवल्स कम है, सोडियम उसका ठीक है, कॉर्टिसोल भी उसका ठीक है, लेकिन उसके रेनिन के लेवल ज़्यादा हैं, तो रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस होगी। उसके बाद एक लेडी है जिसका पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ था, जिसके लिए उसको पिंट्स ऑफ ब्लड लगे 10 दिन पहले और उसको इमरजेंसी में लाया गया, तो उसका ब्लड प्रेशर जो उसको फॉर हाइपोटेंशन के लिए साथ उसके पोटाशियम के लेवल भी ब्लड में कम हुए हुए हैं, सोडियम और ग्लूकोज भी कम है और अनएबल टू लैक्टेट भी नहीं कर पा रही है अपने बच्चे को, तो कॉज क्या होगी, शीहान सिंड्रोम। ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज वाली पेशेंट थी और जो है वो 10 दिन पहले आई, उसको आपको ब्लड भी लगाना पड़ा, उसका ब्लड प्रेशर लो हुआ है, पोटाशियम भी लो है, सोडियम भी लो है, ग्लूकोज भी लो है, अपने बच्चे को लैक्टेट भी नहीं कर पा रही है, तो कॉज क्या होगी, शीहान सिंड्रोम। एक 31 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविड आई है जिसको डिफिकल्ट डिलीवरी है एट टर्म इन्फेंट ऑफ अ टर्म इन्फेंट, और उसका 1500 cc उसका ब्लड जो है ना उसका लॉस हो चुका है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है 6 आवर्स से, और अगले महीने क्या हुआ कि उसके जो एसिडेज के लेवल है वो भी ओवर द नेक्स्ट मंथ उसका एसिडेज लेवल भी डिक्रीज करेगा। विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स हर एड्रीनल ग्लैंड ओनली अबाउट 2 grams। ठीक है, तो उसके एड्रीनल ग्लैंड थे वो सिर्फ 2 ग्राम के हो गए हैं, तो नॉर्मल आपका 4 to 6 ग्राम होते हैं। ठीक है, दिस ऑल्ट्रेशन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड प्राइमरी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, उसका जो एट्रॉफी था उसके कॉर्टेक्स की एट्रॉफी हो गई है, जिसकी वजह से उसका जो एड्रीनल ग्लैंड है वो इतना ज़्यादा छोटा हो गया है।